नमस्कार, न्यूज 18 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को 1 साल हुआ। इस 1 साल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आम जनता के लिए सरकार ने क्या की है, साथ ही राजनीतिक उठापटक के बीच क्या कहते हैं मुख्यमंत्री। हमारे साथ स्वयं भूपेश बघेली हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आप इस 1 साल के कार्यक्रम को, आपके जो सफरनामा रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? यदि इस एक कार्यकाल को देखना है, 1 साल के कार्यकाल को, तो इसके पीछे आपको जाना होगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी, किसी और प्रकार के सोचते थे, लेकिन हो कुछ और रहा था और इसलिए हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत अधिक थी, अपेक्षाएं बहुत थी, उसको पूरा करना था। तो सबसे पहले काम जो हमने चुनाव में वादा किया था वो ये था कि ऋण माफी का, 2500 रुपये क्विंटल धान का और जीरम घाटी। 3 फैसले हमने 2 घंटे के भीतर में किया, शपथ लेने के बाद, तुरंत बाद। उसके बाद जो दूसरा बड़ा फैसला हमने लिया है वो आदिवासियों के विश्वास जीतने का था, और वो था कि जो टाटा के लिए जो ज़मीन ली गई थी लोहांडीगुड़ा में, उसको वापस करना। 10 गांव के 1700 किसान के 4200 एकड़ ज़मीन हमने 1 महीने के भीतर हमने वापस कर दिया। फिर बात आई जो प्रदेश में जो नक्सली बड़ी समस्या है, उसके बारे में इस नई सरकार के ओपिनियन क्या है। तो हम लोगों ने जो तय किया वो ये था कि जो आज तक के लोग बात करते थे, नक्सलियों से बात करना चाहिए, बात आती थी उसे सरेंडर करना चाहिए, हथियार छोड़ना चाहिए, बहुत तरह की बात आती थी। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि भाई जो लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी हो, उनसे पहले बात करें। और यही हमने किया, उनसे बात की, लोगों से आखिर चाहते क्या हैं, वहाँ के पत्रकारों से, वहाँ के नौजवानों से, व्यापारियों से, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनसे सबसे बात की हमने। एक तरफ ये है जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दूसरी तरफ जो शहरी क्षेत्र में जो लोग महसूस कर रहे थे जिसमें पिछले 10 साल से छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, तत्काल हमने उसको खोला। फिर देखा कि ज़मीन के भाव बढ़ने के कारण से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, तो रेट को हमने 30% कम किया शहरी क्षेत्र में। फिर अपेक्षाएं थी, हमने गरीबों से वादा किया था कि हम 35 किलो चावल देंगे, और उसको हमने पूरा किया। न केवल जो बीपीएल है बल्कि एपीएल है, उसको भी चावल देने का हमने फैसला किया। 5 परिवार तक के 35 किलो, 1 है तो 10 किलो, 2 है तो 20 किलो। वो तो केंद्र सरकार के साथ लड़ाई में फंस गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने रुकावट डाली, यदि आप बोनस देंगे तो हम आपके चावल नहीं खरीदेंगे। लेकिन हम लोग पत्राचार करते रहे, वहाँ के मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, उनको भी पत्र भेजा, लेकिन वो अपने बात पे अड़े रहे, यदि बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो क्या ये सैद्धांतिक मामला है कि राजनीतिक मामला है? कानून के हिसाब से है कि शुद्ध रूप से राजनीतिक है? वैसे ये आदेश तो तुगलकी आदेश है, कोई लोकसभा में पारित हुआ नहीं है। एक विभाग की तरफ आदेश निकला जून 2014 में कि जो राज्य बोनस देगा उसको हम उसके चावल नहीं खरीदेंगे। उसके बाद भी तो बोनस दिया क्या है छत्तीसगढ़ में? उसके बाद 2 साल उन्होंने छूट दी। वो जो शर्तें हैं उसमें शिथिल किया, तभी तो 2017 में या 2018 में हम बोनस दे पाए। तो आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली के स्तर पर अनिर्णय की स्थिति है, ना कि छत्तीसगढ़ के स्तर पर? हमारे स्तर पे कोई नहीं है। हमने तो विधानसभा में घोषणा की है, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। पर बीजेपी कह रहे हैं कि आप 2500 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, करके 1825 1835 रुपया कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दुमुही बात करते हैं। यदि वो सच में किसान के हितैषी हैं तो अपने आला नेताओं से उनको बात करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप इसमें रुकावट क्यों डाले हैं। जब 2 साल आप शिथिल किए थे तो इस साल भी शिथिल करिए। वो किसान के हितैषी नहीं है, वो केवल राजनीति करना चाहते हैं, किसान को गरीब और गरीब बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ी है। किसान
आत्महत्या करने के लिए बाध्य हुए हैं, जबकि इस एक साल में कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। बट आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप हर वक्त दिल्ली के साथ, विशेषकर केंद्र सरकार के साथ लड़ाई के मूड में रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि जहां जहां है बीजेपी आपको विरोध कर रही है या फिर केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है। अभी और उदाहरण बताइए। ये लड़ाई किसानों के लिए मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सारे मंत्रियों से मिला, केंद्र के, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, चाहे वो सड़क परिवहन मंत्री हो, जी जी, प्रधानमंत्री हो, सबसे मुलाकात की। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि किसानों के साथ अन्याय करेंगे तब तो उसके हक की बात तो करनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि पिछली सरकार ने नहीं किया, वो बोनस देना ही बंद कर दिए। तो वर्तमान सरकार अच्छी है किसानों के लिए कि पिछली सरकार अच्छी है? यदि पिछली सरकार अच्छी होती, केंद्र ने प्रतिबंध लगाया था 2014 में, तो तत्काल उनको विरोध करना था या उनको मांग करनी थी, क्योंकि उन्हीं पार्टी सरकार ने रोक लगाया था। तो बोले इसको हटाइए, हटाया नहीं। 2015, 2016 जाके 2017 में 18 में जाके उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गया है और हम किसान के बीच नहीं जा सकेंगे, तो ये नियम शिथिल करिए। तब जाके शिथिल हुआ, तब उन्होंने 2017 का दिया बोनस और 2018 का हमने दिया। तो ये इनके दोहरी चाल भारतीय जनता पार्टी की। एक आरोप आप पर यह भी लगता है कि आप गोडसे के बारे में टिप्पणी करते हैं, आप सावरकर के बारे में टिप्पणी करते हैं और आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, जो उनका मोस्ट सेंसिटिव है, जिसको लेके वो आगे बढ़ते हैं, उस मुद्दों को भी आप खुलेआम समालोचना करते हैं उसको लेकर। देखिए, जो शीर्ष में बैठे हैं उन्हीं के विचारों की बात होगी। तो शीर्ष में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उनके आइडियोलॉजी के बारे में बात होगी, उनके नेताओं के बारे में बात होगी। तो वो अपने नेताओं के बारे में बात नहीं करते हैं। वो गांधी का अपनाना चाहते हैं, गांधी का अपनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद तो बोलिए। जिन्होंने हत्या की तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप गांधी का अपनाना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन आपको गोडसे की निंदा करनी होगी। राहुल गांधी कहते हैं मैं राहुल गांधी और राहुल सावरकर नहीं हूं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक दिन पहले पूरा लोकसभा ठप कर दिए थे। जो बात उन्होंने नहीं कही उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए बाध्य कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँ। उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। नागरिक संशोधन बिल आ गया और अभी चल रहा है कि सबका चेक किया जाएगा कौन भारत का है कौन बाहर का है। इन सारी बातों को लेकर भी आपका स्पष्ट मत है, उस मुद्दे को भी लेकर आऊंगा। पर समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक साल की उनकी कैसी रही है राज, उसी को लेकर बात करें। एक साल के राज की अगर बात करें, उससे पहले आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में नागरिक संशोधन जो विधेयक लाया गया वो पालन नहीं होगा, कानून लागू नहीं होगा। साथ ही एक देश भर में चल रहा है कि जो कौन विदेशी है कौन देश के हैं उसको लेकर जो जांच होगी वो भी हमारे लिए जरूरत नहीं है। क्यों विरोध कर रहे हैं? एक साल में जो काम हमने किया, तेंदुपत्ता के 4,000 रुपये प्रति मानक बोरक दर से खरीदी की। दूसरा, आदिवासियों के या जो जंगल में रह रहे हैं उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो उनको अधिमान्यता पत्र मिलना था और जिसको निरस्त कर दिया गया था, उसे फिर से हमने परीक्षण शुरू की। उसी के साथ साथ अब 15,000 शिक्षकों की भर्ती पहली बार 1998 के बाद हमारी सरकार करने जा रही। दूसरा, अब 3,000 जो पुलिस की भर्ती है उसको हम करने जा रहे हैं। तो बेरोजगारों के लिए भी अवसर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। अब रही बात, आपने जो सवाल किया कि जो नागरिक संशोधन विधेयक जी, इसमें आपने धर्म के आधार पर किया, जबकि यह देश धर्म के आधार पर नहीं बना। हमारा जो संविधान है वो धर्म या जाति या लिंग भेद नहीं करता, और अभी जो संशोधन बिल आया उसमें इस सब बातों का समावेश है। ये आप जो कानून बनाते हैं, एक तरफ मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो भी कानून बनाती है उससे लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है। जैसे नोटबंदी उन्होंने लागू किया।
नोटबंदी लागू कर लाइन में लगे लगे लोग 125 लोग की मृत्यु हो गई। कितने लोग हैं जो इलाज के बिना लोगों की मौत होगी, इसको कोई आंकड़ा नहीं है। तो दूसरी तरफ जीएसटी आपने लाया, जीएसटी लाए, कितने व्यापारी आत्महत्या कर लिए, कितने लोग एनपीए हो गए, कितने दिवालिया हो गए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। अभी आप 370 और 35A लागू किया। आज तक के इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा आप जम्मू कश्मीर में नहीं दे पाए, जबकि महीनों बीत गया। आज आप नागरिक संशोधन बिल ले आए, पूरा नॉर्थ ईस्ट जलने लगा, पश्चिम बंगाल तक उसकी आग फैल चुकी है। अब आप एनआरसी लाएंगे, बोलते हैं पूरे देश में लागू करेंगे। हर व्यक्ति को प्रमाणित करना पड़ेगा वो भारतीय है। आपने कहा कि मैं वो फॉर्म नहीं भरूंगा। यदि वो आता है, इस कानून को बना लेते हैं संख्या बल के आधार पर, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो उस फॉर्म को न भरूंगा न हस्ताक्षर करूंगा। मुझे भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा हर नागरिक को। जो नहीं है उसके बारे में कोई कार्रवाई करना, उसके लिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान है, लेकिन आप हर नागरिक को आप भराएंगे पूरे देश में। आज आप एनआरसी केवल असम में लागू किया तो आज असम जल रहा है, आज पूरे देश में लागू करेंगे। क्या देश को जलाना चाहते हैं? हर नागरिक को कहाँ से लाएगा प्रमाण? बहुत सारे लोग हैं जिसके पास न जमीन है, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, जो दूसरे राज्य से इस राज्य में आए, इस राज्य के लोग दूसरे राज्य गए। कहाँ 50 साल 100 साल का प्रमाण लाएगा वो? उसको कौन सा मिलेगा? जब जाति प्रमाण पत्र के लिए और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भारतीयता की वो कहाँ से लाएगा? तो फिर आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको कहाँ भेजेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। और इससे देश में आज केवल आसाम जल रहा है। और एनआरसी लागू करके जो लगातार गृह मंत्री जी अभी बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अभी झारखंड के चुनाव में लगातार बोल रहे हैं हम लागू करेंगे, तो ये देश को तबाह करने वाला है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कार्यक्रम लाए जिसमें लोगों की मौत ना हो? कोई भी कार्यक्रम देखिए उसमें मौत ही होती है। तो ये और हिंसा की बात होती है। आपको अभी देश चलाना है, देश के मतदाता ने आपको बहुमत दिया है, तो आप यहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए, यहाँ के उद्योग लगाने के लिए, यहाँ को रोजगार देने के लिए, यहाँ के किसानों को दाम देने के लिए, या महिलाओं के स्वावलंबन की बात करने के लिए कोई आप योजना बना के लाए हैं? आपके पास कोई योजना नहीं है। वैसे आपके विरोधी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और विशेषकर आपके पहले जो 2 मुख्यमंत्री बने हैं उन लोगों का आरोप है कि आप राजनीति कर रहे हैं, विकास की बातें आप करते नहीं है। पर यह सवाल लेने से पहले समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक साल में आपके बारे में यही कहा गया, आपके विरोधी विशेषकर आपसे पहले जो 2 लोग मुख्यमंत्री बने उनका कहना है कि विकास नहीं, राजनीति ही आपका मूल मंत्र रहा है, और पिछले 1 साल में प्रदेश में केवल और केवल राजनीति हुआ है। देखिए, इनका विकास का पैमाना क्या है ये तो हम सब ने देखा है। हमारा विकास का पैमाना व्यक्ति है। आप कितने ही सड़कें बना लीजिए। व्यक्ति का मतलब कि व्यक्ति को टारगेट करना कि उसका विकास? 2,80,00,000 जो लोग हैं उसके विकास। आज छत्तीसगढ़ में 39.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में 0 से 5 ईयर के जो बच्चे हैं वो 37.6% लोग माल न्यूट्रिशन से पीड़ित, कुपोषण से पीड़ित हैं। 14 साल से 49 साल के जो महिलाएं हैं वो 41.5% एनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी से पीड़ित हैं। 100 में 37 और 100 में 41 बच्चे और महिलाएं कमजोर हैं। बट पिछली सरकार तो कहती थी कि मदर मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पे बेहतर काम हुआ है। यदि हुआ रहता, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरा आंकड़ा तो नहीं है। और इसी को हमने टारगेट किया। मैंने तो किसी जगह कहा भी कि इस प्रदेश में नक्सल से बड़ी समस्या कुपोषण है। 100 में 37 बच्चे हमारे कमज़ोर हो, 100 में 41 महिलाएं हमारी कमज़ोर हो, तो आने वाला छत्तीसगढ़ कैसा होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है।
छत्तीसगढ़ मजबूत नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ कमज़ोर होगा। और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरुआत की, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, और इसके तहत लोगों तक के भोजन पहुंचाने का काम, लोगों के स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का काम, और साथ ही साथ शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देना। और यही कारण है कि सुकमा जैसे जिले में 105 स्कूल शुरू होते हैं, बीजापुर में 26 नए स्कूल शुरू होते हैं। जो स्कूलें बंद थी, जगरगुंडा आप जानते हैं, धूर नक्सली क्षेत्र, 13 साल से स्कूल बंद थी, इस साल हमने शुरू किया, 350 बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई, और स्वास्थ्य के लिए काम करना, ये 3 चीज, और इसके लिए हमने पूरी ताकत झोंक दी। बट आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप कुछ लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरे ताकत लगा दिए, SIT गठन कर दिए, कई सारी चीज़ें हो गए। ये देखो, ये गोवेल्स के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। एक बार को 100 बार बोलो तो झूठ भी सच लगने लगता है। SIT कौन सा? हमने कहा था चुनाव में, हमको जनादेश मिला है कि जीरम की हम जांच कराएंगे। हमको जनादेश मिला है नान घोटाला के तह तक पहुंचने के लिए, हमको जनादेश मिला है अंतागढ़ टेपकांड के, और तीनों जो घटनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई थी, और तीनों में लीपापोती किया गया था। और इसीलिए इसके हमने जांच की घोषणा की और जांच की कार्रवाई की। पहली बार ये हुआ है कि नान घोटाले में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों PIL लगाते हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आज तक के हिंदुस्तान में किसी कोर्ट में हमने ये नहीं सुना कि इसके लिए जांच न करने के लिए कोई PIL लगाए, और लगा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आखिर पैसा आया तो किसके जेब में गया ये भी जानना जरूरी है। तो सीएम मैडम कौन है, क्योंकि बार बार उसमें उल्लेख है, और जो जांच अधिकारी वो कहते हैं कि पैसा उस डोमेन में गया है जिसमें हम जा नहीं सकते। तो उस डोमेन में जाना पड़ेगा कि रैकेट कौन चला रहा था। झीरम घाटी में षड्यंत्र हुआ, ये साधारण घटना नहीं थी, वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, जिसके तहत नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, विद्याचरण, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जैसे तमाम हमारे नेता की मौतें हुई। हम उसको कैसे छोड़ देंगे? हम उस षड्यंत्र को उजागर करना चाहते हैं, और भारत सरकार इसे रोक रही है। नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, इनका जाना आपके लिए व्यक्तिगत नुकसान है? पार्टी के नुकसान है, इस प्रदेश का नुकसान है। व्यक्तिगत मेरे संबंध थे तो व्यक्तिगत भी नुकसान है। मेरे विद्याचरण से भी अच्छे संबंध थे, मेरे उदय मुदलियार तो हम लोग एक साथ विधायक बने। वैसे आप पहली बार जब चुनाव जी वो लीडर अपोजिशन थे, मैं डिप्टी लीडर था। पटेल जी के साथ हम लोग मध्य प्रदेश में भी काम किए, मंत्रिमंडल में भी एक साथ काम किए, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी हम लोग साथ में काम करते रहे। तो सभी से हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध था। व्यक्तिगत क्षति से ज़्यादा बड़ी क्षति इस प्रदेश का हुआ है। सच्चाई कभी सामने आ पाएगी झीरम घाटी की? क्योंकि अभी तक जिस को पकड़ा गया वो तो छोटे लोग पकड़े गए हैं उसमें। भारत सरकार अनुमति दे, हम सच्चाई बिल्कुल सामने ले आएंगे। ये नहीं है कि जो जांच है, हमने कहा हमको वापस कर दीजिए, हम जांच करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको वापस नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, कि ये जो घटना है वो आपराधिक षड्यंत्र था, सुपारी किलिंग थी झीरम वाली, और इसलिए उसके जांच तह तक के जाना जरूरी है। और भारत सरकार से मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से भी अपील करता हूं कि हमको वो अनुमति दे, ताकि हम तह तक जाएं और जो षड्यंत्र हुआ वो देश और दुनिया के सामने उजागर हो। क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई है, महात्मा गांधी की हुई, इंदिरा जी की, राजीव जी की, कनेडी की हुई, और भी बहुत सारे जो नेता हैं उनकी हत्या हुई, लेकिन राजनेताओं का नरसंहार पूरे इतिहास में खोजेंगे तो ये एकमात्र है। पिछले 1 साल तो बहुत अच्छा रहा आपका। आगे 1 साल का, मैं अगले 4 साल का नहीं पूछ रहा हूं, 1 साल का रोड मैप क्या है? किस तरह से अगले 1 साल आप क्या योजना लेकर आएंगे या क्या रखेंगे लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने जो धान से एथेनॉल बनाने के लिए, जो बायोफ्यूल, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
यदि भारत सरकार इसके अनुमति दे देती है, तो 1 साल के लिए अनुमति दे रही है, लेकिन हम कहते हैं कि 1 साल में कौन उद्योग लगाएगा? आप 10 साल के लिए दीजिए, 5 साल के दीजिए, तब तो प्लांट लगाएगा। दूसरी बात ये है कि उसका धान से इथेनॉल बनेगा, उसका रेट तय नहीं किए हैं। हम पेट्रोलियम मंत्री से जाके अनुरोध किए कि इसका रेट तय करिए। आप गन्ना के रस से तो तय कर लिए, पैरा से आपने तय कर लिया, लेकिन धान से जो बनेगा उसका रेट आपने तय नहीं किया है। हमने टेंडर बुला लिए हैं जैसे वो हमको अनुमति मिलती है तो हम प्लांट लगाएंगे। और आज किसी भी सरकार, भारत सरकार के पास जो हाथ फैलाना पड़ता है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से लोगों को इंतजार है सरकार की अगले 4 साल की रोड मैप की, बट सभी लोग जब देखते हैं पिछले 1 साल को तो किसान जिस हिसाब से खुश हैं, निश्चित रूप से ये बता रही है कि सरकार ने 2500 रुपया क्या बहुत सारी चीजें करने के लिए तैयार है। पर राजनीतिक रूप से जिस हिसाब से प्रदेश में उठापटक है, लोग उसको भी देख रहे हैं और इसी में शायद भूपेश बघेल की सफलताएं छिपी हुई है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, न्यूज़ 18 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके 1 साल पूरा होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और शख्सियत के साथ हम किसी और अंक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई। नमस्कार।